नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के गणित और विज्ञान पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। अपर प्राइमरी गणित और विज्ञान पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख दूसरी वीडियो है। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि कोई शिक्षक गणित की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अंत मुक्त समस्याओं का प्रयोग करता है तो यह तकनीक किसको बढ़ावा देने में मदद करेगी। अंत मुक्त यानी कि खुले सिरे वाला प्रश्न पूछा गया। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी क्या है, तो ये बंद सिरे वाला प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा इसका एक ही उत्तर देख सकता है, क्योंकि इसका एक ही उत्तर संभव ही है। लेकिन अगर मैं ये बच्चे से पूछूं कि भारत में गरीबी को दूर करने के लिए कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसके 50 उत्तर आ सकते हैं। प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचारों के माध्यम से उत्तर दे रहा होगा। यानी कि ऐसे प्रश्न जिसके कई उत्तर संभव हैं और प्रत्येक बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, वो खुले सिरे वाला प्रश्न या फिर अंत मुक्त वाला प्रश्न बोला जाता है। और ऐसे प्रश्न जिसका केवल एक ही उत्तर संभव है उसे बंद मुक्त वाले प्रश्न कहा जाता है। अब यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें प्रत्येक बच्चे को अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा। और मौलिक विचार किससे जुड़े हुए हैं? सृजनात्मकता से जुड़े हुए हैं। तो दिए गए विकल्प में देखिए, ये किसको बढ़ावा देने में मदद करेगी, तो एक तो सृजनात्मक चिंतन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा अपसारी चिंतन भी सही है, क्योंकि अपसारी का मतलब यही होता है कि चारों दिशाओं में सोचना, आउट ऑफ बॉक्स सोचना, यानी ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तीसरा देखिए, कक्षा में समतापूर्ण अवसर, समतापूर्ण यानी कि इक्विटी की बात की जा रही है। इक्विटी यानी कि सभी बच्चे की सहभागिता ली जा रही है, सभी बच्चे सक्रिय हैं, क्योंकि जब प्रत्येक बच्चे का मौलिक विचार होगा, प्रत्येक बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है सबको मौका मिल रहा है एक्सप्रेस करने का। यानी कि ये समतापूर्ण यानी कि इक्विटी है, सभी बच्चे की हिस्सेदारी है कक्षा में। ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। चौथा देखिए, अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभिसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि केवल एक तरीके से एक प्रश्न के एक ही सॉल्यूशन सोचने के संदर्भ में था। ये एक तरीके से क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ नहीं है, इस वजह से नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि कौन सा विकल्प बना? ए, बी और सी। चलिए विकल्पों में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ए, बी और सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? ध्यान से समझिएगा। पहला विकल्प दिया गया, प्रत्येक गणितीय अवधारणा और अधिक गणितीय अवधारणा को उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। मैंने क्या बोला? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये एक अवधारणा हो गया। अब इस अवधारणा का प्रयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है जिसमें ये 30 अंश का दिया गया है, ये 60 अंश का दिया गया है, 70 अंश का दिया गया है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? तो इस अवधारणा का प्रयोग हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए करेंगे। यानी कि एक अवधारणा जो है, एक कॉन्सेप्ट जो है, वो अनेक अवधारणाओं को जन्म देती है, उत्पन्न करती है, क्योंकि उसी को आधार बनाते हुए हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में मदद करती है। यही विकल्प तो पहला विकल्प वाला विकल्प कहा जा रहा है। तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, गणितीय विचार अमूर्त से मूर्त की ओर विकसित होते हैं। ये बात बिल्कुल निगेटिव है। कैसे? देखिए, बच्चे को प्राइमरी स्तर में जब बच्चा होता है तो उसको गणित के कॉन्सेप्ट या फिर अंकों के बारे में कैसे सिखाया जाता है? मूर्त चीज़ों को दिखा करके। जैसे बच्चे के पुस्तक में आप देखेंगे तो वहाँ पर देखिए बिल्ली का एक चित्र बना होगा और उसके आगे 1 लिखा होगा। इसी प्रकार से 2 कुत्ते का चित्र बना होगा और उसके आगे 2 लिखा होगा। तो ये संख्या का परिचय बच्चे को कैसे दिया जा रहा है? मूर्त अवस्था में, जो उसने परिवेश में जानवर को देखे हुए हैं या फिर कोई भी ऐसी वस्तु, जैसे कि पेन हो गया, बॉल हो गया, बॉल के माध्यम से बच्चे को 3 बॉल दिखाया जा सकता है और आगे 3 लिखा जा सकता है। यानी अंकों का परिचय कैसे दिया जा रहा है? मूर्त, जो वो अपने परिवेश में देखा हुआ है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं, और ये विकल्प अमूर्त से मूर्त की ओर बात कर रहा था, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। चलिए, यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत है। एक बार तीसरे की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि गणितीय विचार विशेष से सामान्य की ओर विकसित होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। विशेष से सामान्य यानी कि एक तरीके से पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है। जैसे कि पहले बच्चे को अगर बिल्ली का चित्र दिखाया गया तो ये विशेष हो गया, और विशेष से सामान्य की ओर चला गया कि अगर कोई एक वस्तु होगी या फिर एक जानवर होगा तो उसे हम लोग 1 लिखेंगे, अंक में 1 लिखेंगे। या फिर 2 वस्तु है तो यहाँ पर 2, मान लीजिए बिल्ली था तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और यहाँ पर मान लीजिए 2 बॉल है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो ये क्या है? विशेष है। विशेष क्या है? या तो जानवर है या तो बॉल है। तो ये विशेष से सामान्य की ओर अंकों का सामान्यीकरण किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। यानी कि ए और सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, दिए गए आंकड़ों में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में से कौन सा मान प्रभावित होगा जब एक या दो अत्यधिक बड़े या अत्यधिक छोटे मान बाकी के आंकड़ों के परिसर से बाहर हैं। ध्यान से समझिएगा, यानी कि कुछ नंबर्स की सीरीज दी गई है, उसमें से कहा जा रहा है कि एक या दो आंकड़ों को अगर हटा दिया जाए, परिसर से बाहर कर दिया जाए, तो कौन सा प्रभावित होगा। तो इसमें क्या प्रभावित होगा, माध्य प्रभावित होगा, क्योंकि माध्य क्या होता है, सभी का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब सबसे बड़े या फिर सबसे छोटे को हटाने की बात की जाएगी, तो जब सबका योग करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, और जब उसका आप माध्य निकालेंगे तो वो भी बदल जाएगा। तो यह हमसे पूछा गया था कौन सा प्रभावित होगा, तो माध्य प्रभावित हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक मिडिल विद्यालय की गणित की शिक्षिका ने अपने ज्यामिति कक्षा में निम्न नीतियों का प्रयोग किया। एक ज्यामिति का कक्षा है जिसमें टीचर के द्वारा इन चीज़ों का प्रयोग किया गया। देखिए पहला क्या कहा जा रहा है, विविध कोणों के मापों के लिए वेज पच्चड़ों के समूह का उपयोग जो कि लगभग 15 अंश के हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कागज के टुकड़े होंगे, कुछ इस प्रकार से, और ये 15 अंश के हैं। तो ये बोला जा रहा है कि इनका विविध कोणों के मापन में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, जो कि लगभग 15 अंश के हैं। और दूसरा देखिए, विभिन्न कोणों के कटे हुए टुकड़ों को आच्छादित कर समान माप के कोणों को ज्ञात करना। अब मान लीजिए कि अलग अलग कोण के कागज के टुकड़े कटे हुए हैं, तो यहाँ पर जो समान कोण वाला है उसको एक के ऊपर एक रख करके ओवरलैप करके हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि कोण कितना हो सकता है। क्योंकि एक अगर हमें 15 अंश पता है और अगर दूसरे कोण पर मैं इसको ओवरलैप करा दे रहा हूं, यानी कि ये पूरा उठा करके इसके ऊपर ऐसा रख रहा हूं कि पूरी तरीके से अगर ढक लेता है, तो हमें पता चल जाएगा कि जब ये 15 अंश का है और ये इसको पूरी तरीके से ढक ले रहा है, यानी 15 अंश का ये भी होगा। तो वहीं तो बोला जा रहा है समान माप के कोणों को ज्ञात करना। तीसरा देखिए, एक सीधे रेखाखंड को मापने के लिए अलग अलग लंबाई वाले पेंसिलों का उपयोग करना। तो मान लीजिए एक रेखाखंड कुछ इस प्रकार से है, तो बच्चे के पास 5-6 पेंसिल है कुछ अलग अलग माप की, तो वो एक के बाद एक इसके ऊपर रख करके अनुमान लगा रहा है, देख रहा है कि कौन सा पेंसिल इस लाइन के बराबर है। तो ये सब क्या है, ये तीनों में आप देखेंगे कि मापन है, तीनों में मापन है। ये देखिए एक प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, शिक्षिका द्वारा प्रयुक्त शैक्षिक विधि का केंद्र क्या है। तो तीनों में मापन ही किया जा रहा है, लेकिन कोई एक तरीके से मानक मापन इकाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी कागज के टुकड़े का प्रयोग किया जा रहा है या फिर पेंसिल का प्रयोग किया जा रहा है या फिर एक के ऊपर एक ओवरलैप करा करके प्रयोग किया जा रहा है, तो कोई ये मानक नहीं है कि आप चांद की मदद से या फिर प्रोटेक्टर जो भी होता है जिससे हम लोग कोण मापते हैं उसकी मदद नहीं ले रहे हैं, वो मदद लेते तो वो मानक इकाई माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से बिना मानक इकाइयों के ही मापन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प में 4 नंबर पर यहाँ पर दिया गया, देखिए अमानक इकाइयों से मापन के क्रियाकलाप करना और उसके बाद मानक इकाइयों से परिचित कराना। यानी कि बच्चों में एक जनरल आइडिया डाला जा रहा है कि किस प्रकार से चीज़ों को हम लोग मापते हैं, एक जनरल आइडिया दिया जा रहा है। उसके बाद से जो मानक इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि चांद की मदद से बच्चों को कोण के बारे में बताया जाएगा, परिचित कराया जाएगा। तो ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आरंभिक विद्यालयों में गणित कक्षा में अधिगम के लिए क्रियाकलाप एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि अब यहाँ पर प्राइमरी स्तर की बात की गई है, प्रारंभिक विद्यालयों में, ठीक है, गणित कक्षा में अधिगम के लिए क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, क्रियाकलापों द्वारा व्यस्त करना गणितीय चिंतन और परिकलन प्रवाह के विकास के लिए विकसित करता है। ये बात बिल्कुल सही है। परिकलन प्रवाह यानी कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने में मदद करता है। जैसे बच्चा जब खुद करके सीखेगा गतिविधि के माध्यम से, तो उससे क्या होगा कि बच्चा हर स्टेप्स पर अपनी स्वयं के ज्ञान का निर्माण कर रहा होगा, यानी हर स्टेप से वो परिचित होगा। तो वही तो बोला जा रहा है कि परिकलन प्रवाह यानी हर स्टेप्स के बारे में बच्चा अच्छी तरीके से समझ पाएगा, यानी उसके संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, क्रियाकलाप छात्रों के अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं और शिक्षक द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक साधन है। बिल्कुल सही बात है। जब क्रियाकलाप बच्चे के द्वारा किया जा रहा होगा, कोई गतिविधि की जा रही होगी, तो टीचर उनका अवलोकन करके समझ सकते हैं कि हाँ बच्चे कहाँ तक स्टेप्स फॉलो कर पा रहे हैं, यानी कि कहाँ तक प्रश्न का समाधान निकाल पा रहे हैं और कहाँ नहीं निकाल पा रहे हैं, कहाँ पर फंस रहे हैं। तो ये एक साधन के तौर पर है टीचर्स के लिए कि वो बच्चे का आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही हो गया। तीसरा देखिए, क्रियाकलाप शिक्षा के पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण करने में सहायता करते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि क्रियाकलाप इस वजह से कराए जाते हैं ताकि बच्चा सक्रिय हो, अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए खुद करके सीखे, ना कि समय से सिलेबस खत्म करने के लिए होता है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, समय सारणी के बहुत सारे खाली कालांशों का उपयोग क्रियाकलापों के लिए किया जा सकता है। ये भी निगेटिव है, क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहते हैं कि प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को क्रियाकलाप के ही माध्यम से सिखाना है। तो उसके लिए आप खाली कालांश यानी कि खाली पीरियड का इंतजार नहीं करेंगे। बच्चा
जो कुछ भी सीखेगा वह गतिविधि के माध्यम से खुद करके सीखेगा, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सीखेगा, खेल के माध्यम से सीखेगा। तो यहां पर खाली क्लास का इंतजार थोड़ी किया जाएगा, सभी कक्षाओं में ये क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई, ए और बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु है। उपचारात्मक शिक्षण जिसे अंग्रेजी में हम लोग रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर पढ़ाने के बाद से बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, यानी कि निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, ये जानने के लिए कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत का पता चल गया, बच्चे की आ रही समस्याओं के बारे में टीचर को पता चल गया। अब उन समस्याओं को दूर करने के लिए फिर से शिक्षण किया जाता है, फिर से बच्चे का अधिगम कराया जाता है, जिसे हम लोग उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, यानी कि रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए अगर कक्षा में 100 बच्चे हैं, और अगर 2 बच्चे को भी अगर समस्या आ रही है तो उसके लिए भी रिमेडियल टीचिंग कराई जाएगी। यानी ये इंडिविजुअली सभी बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण करने के पर फोकस करता है। ठीक है, सभी बच्चे का इंडिविजुअली सभी बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण करने पर फोकस करता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि परीक्षा के पैटर्न पर ध्यान देना। परीक्षा के पैटर्न से कोई भी लेना देना नहीं है, बच्चों की आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। परीक्षा के पैटर्न से कुछ भी लेना देना नहीं था, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, संपूर्ण पाठ्यक्रम का समापन, ये भी सिलेबस को कंप्लीट करने की बात की जा रही है, तो सिलेबस से तो उपचारात्मक शिक्षण का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये भी निगेटिव हो गया। कई सामूहिक गतिविधियों का समावेश, देखिए यहाँ पर इंडिविजुअली मैं आपको बताया था कि अगर 2 बच्चे के को भी या फिर एक बच्चे को भी गड़बड़ी कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रहा है तो उसके लिए रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है। यहाँ पर समूहों की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई सामूहिक गतिविधियों का समावेश, तो यहाँ पर गतिविधि नहीं करानी है बल्कि बच्चे को आ रही समस्या को दूर करनी है। तो अगर एक बच्चा भी है तो वो समूह में कहाँ हुआ। एक बच्चे को अगर आप इंडिविजुअली कुछ सही से बता रहे हैं या फिर रेमेडियल टीचिंग कराएं तो वो समूह में कहाँ हुआ, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्रगति की व्यक्तिगत यानी वैयक्तिक दर पर ध्यान देना। अब यहां पर मैं यहीं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि 100 बच्चों में से अगर 2 बच्चे को भी गड़बड़ी है तो इंडिविजुअली उसके जो अधिगम है उसको उस पर फोकस किया जा रहा है टीचर के द्वारा, यानी ये व्यक्तिगत हो गया। ठीक है, ग्रुप की बात नहीं हो रही है, व्यक्तिगत हो गया, और इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा परख के दौरान रीता पाती है कि अधिकांश विद्यार्थी ने एक अवधारणा आधारित प्रश्न के उत्तर गलत लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति इस समस्या को संबोधित करने में सहायता कर सकती है। ध्यान से समझिएगा, एक प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी के द्वारा गलत लिखा गया है तो उसका एज ए टीचर आप क्या उस पर एक्शन लेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को पढ़ने, समझने और अच्छी तरीके से याद करने के लिए प्रेरित करें। यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि रटना, याद करना जहां पर भी विकल्प में दिख जाए वो हमेशा निगेटिव हो जाता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, अभिभावक शिक्षक बैठक की व्यवस्था कर अभिभावकों से विद्यार्थियों के अगले परख की तैयारी अच्छी तरह से करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहेंगे। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? यानी कि अगर कक्षा में बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आप पेरेंट टीचर मीटिंग करा करके बच्चों के अभिभावक को ये बता रहे हैं कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, अगली परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छे से ध्यान दीजिए। तो फिर एज ए टीचर आपका रोल क्या हुआ? क्योंकि अगर वो उनके अभिभावक को ही पढ़ाना होता, परीक्षा के लिए तैयार करना होता, तो फिर आप के पास वो क्यों आता? वो तो घर पर भी कर सकता था। एज ए टीचर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं जब आप उसके अभिभावक को इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी मैं यहां पर बता दूं कि केवल परीक्षा के लिए तैयारी करना हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य यह है कि बच्चा जब दैनिक जीवन में जाएगा, जब समाज में जाएगा, तो वो सामाजिक तौर पर अच्छा व्यवहार कर पाए, ये शिक्षा का महत्व होता है। शिक्षा का महत्व कतई भी ये नहीं है कि केवल परीक्षा पास कर लिया जाए। केवल परीक्षा हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, उत्तर गलत हो गया। तीसरा देखिए, अवधारणा को फिर से पढ़ाएं। यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि अवधारणा को पढ़ाना तो है, क्योंकि बच्चे को अगर समस्या आ रही है तो हो सकता है बच्चा कॉन्सेप्ट समझा नहीं होगा, लेकिन अवधारणा में कहां पर दिक्कत है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जल थीम के बारे में बच्चे को बताना है ईवीएस में, तो जल थीम में तो बहुत सारे चैप्टर्स है ना, तो किस चैप्टर में बच्चे को दिक्कत है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढना होगा जहां पर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर पूरे चैप्टर को आप पढ़ाने लगेंगे तो बेवजह फालतू का बच्चे का समय व्यतीत होगा और अन्य बच्चों का भी समय व्यतीत होगा, क्योंकि जहां पर प्रॉब्लम था वहां पर तो आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं, जहां पर प्रॉब्लम नहीं है वहां पर आप फोकस कर रहे हैं। जो चीजें बच्चे को समझ में आ गई है वो पढ़ा करके क्या होगा, जो नहीं समझ में आया उसको पॉइंट आउट करना है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, अवधारणात्मक रिक्तियां खोज करके। देखिए यही मैं आपसे बोला था कि जहां पर कॉन्सेप्ट गैप है, जहां पर बच्चा नहीं समझ पाया है, उसको खोज करके उसके अनुरूप अवधारणा का शिक्षण करना चाहिए। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका
सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे लिखे कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चलिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि भ्रांत अवधारणा यानी कि मिसकॉन्सेप्शन की बात की जा रही है। जो बच्चे अपने मन में गलत अवधारणा बना लेते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। मिसकॉन्सेप्शन को संबोधित करने में असंगत घटनाओं का प्रदर्शन सहायता करता है। अब असंगत का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए मान लीजिए बच्चे ने मिसकॉन्सेप्शन अपने बारे में बना लिया, अपने किसी टॉपिक के बारे में बना लिया, तो उस मिसकॉन्सेप्शन से अलग हट करके, जैसे कि मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि मान लीजिए बच्चे को 2+3 जोड़ना सिखाया गया। 2+3 बच्चा जान रहा है कि 5 होता है, यानी कि एक अंक वाले जोड़ वो कर सकता है। लेकिन तब क्या हो जब बच्चे को 29 में 39 जोड़ने के लिए बोला जाए, तो अभी बच्चा 2 अंक वाले यानी हासिल वाले प्रश्नों को जोड़ना नहीं जानता है, तो वो करेगा क्या कि इकाई या 9 को जोड़ करके 18 लिख देगा और 2 3 को 5 करके इतना लिख देगा। क्या ये उत्तर सही है? नहीं सही है। इसी को बोलते हैं मिसकॉन्सेप्शन, यानी कि जानकारी के अभाव में या फिर कई बार सही तरीके से कॉन्सेप्ट ना समझ पाने की वजह से बच्चा जो गलत अपने मन में अवधारणा बना लेता है उसी को मिसकॉन्सेप्शन या फिर भ्रांत अवधारणा बोलते हैं। अब जब बच्चे का इस मिसकॉन्सेप्शन को दूर करना है तो जाहिर सी बात है जो बच्चा अपने मन में कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है उससे अलग ही तो उसको बताएंगे। अलग मतलब कि असंगत घटना। जैसे कि मान लीजिए यहीं पर देखिए 29 + 39 जोड़ना था, तो अब जब बच्चे को बताया जाएगा कि बेटा देखो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, दूसरी वाली संख्या में ये भी इकाई का अंक है, ये भी दहाई का अंक है, तो जब हम लोग जोड़ते हैं तो 9 9 18 होगा, तो 18 में देखिए ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो जब हम लोग इकाई वाले को जोड़े हैं तो इकाई वाला ही अंक हमको केवल लिखना होता है, और दहाई वाला जो अंक है वे यहाँ पर दहाई में आकर के जुड़ता है, तो 2 3 5 और ये एक हासिल मिलकर के 6 हो जाता है। ये बच्चे को बताना होगा। और ये कैसे क्लियर हुआ? बच्चे ने जो अपने अंदर मिसकॉन्सेप्शन बना लिया था उससे अलग हट करके आपने बच्चे को उदाहरण दिया, क्योंकि अगर बच्चा जिस तरीके से सोच रहा था उसी तरीके से आप भी सोच करके उदाहरण देंगे तो बच्चे का मिसकॉन्सेप्शन दूर कहाँ हुआ? उस बच्चे के मिसकॉन्सेप्शन यानी जो धारणा बनाया हुआ है उससे अलग हट करके आपको उदाहरण देना होगा। देखिए ये उदाहरण बच्चे का था और यहाँ उससे अलग हट करके मैंने बच्चे को क्लियर करके बताया कि इकाई वाला अंक इकाई के पास और दहाई वाला अंक यहाँ पर जोड़ करके दहाई अंक के पास लिखा जाता है। तो ये यही बोला जा रहा है कि असंगत घटना, यानी कि जो बच्चे का कॉन्सेप्ट है उससे चुनौती देने के लिए आपको दूसरा एग्जाम्पल देना होगा जो कि बच्चे में सही कॉन्सेप्ट को बिल्ड करे। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, असंगत घटनाएं संकल्पनात्मक बदलाव के लिए संज्ञानात्मक द्वंद्व को उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही बात है। अब जब बच्चा अपने मन में मिसकॉन्सेप्शन बना लिया था कि 9 9 जोड़ करके 18 डायरेक्टली लिख देंगे, तो जब मैंने उसको असंगत घटना दिखाई कि नहीं बेटा यहाँ पर देखिए इकाई वाला यहाँ पर लिखेंगे और दहाई वाला यहाँ पर लिखेंगे, असंगत घटना दिखाई, तब उसके मन में संकल्पनात्मक बदलाव के लिए संज्ञानात्मक द्वंद्व उत्पन्न हुआ कि अरे यार मैं तो पहले ऐसे सोचता था कि डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं। अब बच्चे के मन में आ रहा है कि नहीं, जो मैं ये सोचा था वो गलत था और इस वजह से ये वाला सही है जो कि इकाई वाला सर बता रहे हैं। यानी कि संज्ञानात्मक द्वंद्व के बाद वो चीजों को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करेगा। यानी कि क्या ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो आर है वो ए की सही तरीके से व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई, देखिए ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विभिन्न परिस्थितियों में बोए गए बीजों के अंकुरण पर आधारित गतिविधि के दौरान एक शिक्षिका और उनके छात्रों का एक समूह पाता है कि सूखे बीजों में वृद्धि नहीं की है। शिक्षिका छात्रों के समक्ष निम्न प्रश्न प्रस्तुत करती है। पहला, आपके विचार से यह वृद्धि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा, इनकी वृद्धि करने के लिए क्या किया जा सकता है। अब हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इन प्रश्नों द्वारा शिक्षिका छात्रों के में निम्न में से किस प्रक्रिया कौशल को विकास करने का प्रयास कर रही है। ध्यान से समझिएगा, एक गतिविधि बच्चों के द्वारा कराया गया जिसमें बीजों के अंकुरण से संबंधित ये गतिविधि थी, जिसमें सूखे बीजों यानी कि उसमें पानी नहीं डाला गया तो वो कोई वृद्धि नहीं किया। ठीक है, तो अब टीचर ने उससे पूछा बच्चों से कि आपके विचार से बीज वृद्धि क्यों नहीं कर पा रहे हैं और वृद्धि करने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों प्रश्नों से बच्चे में किस प्रक्रिया कौशल का विकास हो सकता है। पहला दिया गया, देखिए प्रेक्षण तो होगा नहीं। प्रेक्षण क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर केवल ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चा यहाँ पर देख रहा है गमला में केवल मिट्टी में बीज को बोया गया है, तो जाहिर सी बात है बच्चा देख रहा है कि पेड़ नहीं जमा है, यानी पेड़ नहीं जमा है, उसका कारण क्या है, कारण पूछा गया कि क्या कारण है। तो केवल ऑब्जर्वेशन यानी देख करके बच्चा नहीं समझ सकता है, तो ये विकल्प गलत हो गया। चौथा विकल्प दिया गया है प्रश्न करना। देखिए यहाँ पर बच्चे से पूछा गया कि पेड़ ने वृद्धि क्यों नहीं किया या फिर पेड़ अंकुरित क्यों नहीं हुआ। तो
यहां पर बच्चे को बताना था कि आखिर क्यों नहीं हुआ। यहां पर बच्चा प्रश्न करना इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर प्रश्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चे को बताना है कि आखिर इस प्रकार की चीजें क्यों नहीं हुई, अंकुरित क्यों नहीं हुआ, तो इस वजह से निगेटिव हो गया। पूर्वानुमान लगाना, तो ये भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, परिकल्पना करना। परिकल्पना यानी कि हाइपोथेटिकली सोचना। हाइपोथेटिकली सोचना यानी कि अब यहां पर बच्चा विचार कर रहा है कि पानी नहीं डाला गया, सूखा था, इस वजह से बीज वृद्धि नहीं किया, और क्या इसके उपाय हो सकते हैं। उपाय जो है वो देखिए, पूर्वानुमान जो है वो केवल अनुमान लगाने से है कि आखिर पेड़ वृद्धि क्यों नहीं किया। केवल अनुमान लगाना, केवल अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि पेड़ वृद्धि क्यों नहीं किया, तो पूर्वानुमान सही हो सकता था कि पानी नहीं डाला गया था, इस वजह से वृद्धि नहीं किया। लेकिन अब बच्चे से ये भी पूछा गया है कि पेड़ को वृद्धि कराने के लिए क्या करना होगा, तो अब इसमें पूर्वानुमान नहीं है, इसमें हमें ज्ञात है कि उसमें पानी डालना होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट सही होगा, धूप चाहिए, ये सभी चीज़ें। तो ये क्या है, ये परिकल्पना का पार्ट है। इस वजह से विकल्प नंबर 2 परिकल्पना करना यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य विज्ञान में आकलन के संदर्भ में सही है। विज्ञान के बारे में पूछा गया कि कौन सा सही है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि निरंतर आकलन पढ़ने पढ़ाने को हीन बनाता है, तो यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात एनसीएफ भी करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी करता है। सतत मूल्यांकन यानी निरंतर आकलन, बच्चा कुछ भी कॉन्सेप्ट सीख रहा है तो उसी दौरान बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए कि बच्चे को कहीं समस्या तो नहीं आ रही है, तो उसका निरंतर आकलन होना चाहिए। यह विकल्प कह रहा है कि हीन बनाता है, यानी निगेटिव माना जा रहा है निरंतर आकलन, सतत आकलन को, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि एनसीएफ भी मानता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी मानता है कि सतत मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरा देखिए, हर छात्र के हर नियत कार्य की अभिलेख करना अव्यावहारिक है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा सही है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि बच्चे का जो पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है उसमें नियत कार्य, यानी कि देखिए यहां पर ये कहा गया है कि हर नियत कार्य, नियत यानी कि जो एक तरीके से स्पेसिफिक वर्क है, जो स्पेसिफिक वर्क है, यहां पर सभी काम की बात नहीं की जा रही। कक्षा में अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है तो उसकी बात नहीं की जा रही है। नियत यानी कि स्पेसिफिक वर्क का अभिलेख करने की बात की जा रही है कि ये अव्यवहारिक है, तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि जो स्पेसिफिक वर्क होते हैं, जो बच्चे गतिविधि कर रहे होते हैं, उसका पोर्टफोलियो बच्चे का तैयार किया जाता है, जिसमें बच्चे की शैक्षणिक प्रगति, यानी जो कुछ भी बच्चे ने गतिविधि की है उसमें क्या कुछ उसका शैक्षणिक प्रगति है उसको अभिलेखित कर रहे होते हैं, तो ये व्यवहारिक होता है। जबकि विकल्प क्या कह रहा है कि ये अव्यवहारिक है, तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, गुणात्मक मापदंड अर्थपूर्ण आकलन में सहायता करते हैं। गुणात्मक मापदंड यानी कि ऐसी चीजें जिसे हम लोग अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी हाइट कितनी बढ़ गई, तो आप बोलेंगे 3 इंच बढ़ गई। आपका वेट कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 4 किलो बढ़ गया। तो ये ऐसे मापदंड है जिसे हम लोग अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन हुआ, तो आप नहीं बोलेंगे कि मेरे व्यक्तित्व में 5 किलो का परिवर्तन हो गया, या फिर मेरे व्यक्तित्व में 2.5 फीट का उछाल देखने को मिला। ये ऐसे प्रॉपर्टी जिसे हम लोग अंकों में व्यक्त ना कर पाए उसे गुणात्मक मापदंड बोलते हैं। और जाहिर सी बात है, बच्चों का जो व्यवहारिक पक्ष होता है, वो भी उनको अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे का संवेग है, इमोशंस है, उसको हम लोग किलो में नहीं नाप सकते, उसको मीटर में नहीं नाप सकते, यानी कि वो गुणात्मक पक्ष हो गया कि बच्चा दुखी अवस्था में या फिर सुख के मुद्रा में। तो जाहिर सी बात है, बच्चों का जो इमोशंस होता है, जो संवेग होता है, वो बच्चों के सीखने में एक तरीके से मदद करता है। जैसे कि अगर बच्चा बहुत खुश है तो जाहिर सी बात है उसका पूरा फोकस पढ़ाई पर होगा, तब वो अर्थपूर्ण तरीके से सीख पाएगा। और यही गुणात्मक मापदंड जो है वो आकलन में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, हर अवधारणा को परखना आवश्यक नहीं है। देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं चौथे वाले विकल्प को ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि हर अवधारणा को परखना आवश्यक नहीं है। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार आपको लग रहा होगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि बच्चे का मूल्यांकन हमेशा होना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए ना कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक मान लीजिए बच्चे का ये कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आपने ये बच्चे को बताया कि तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो क्या इसको परखने की आवश्यकता है? या फिर एक प्रश्न आपने दिया जिसमें बच्चे को 2 कोण बता दिए कि ये मान लीजिए 60 अंश का है, ये मान लीजिए 40 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? तो अब ये बच्चे का कॉन्सेप्ट समझना या फिर अवधारणा को चेक करना जरूरी है, या फिर अगर प्रश्न के माध्यम से बच्चा सही उत्तर निकाल ले रहा है तो जाहिर सी बात है वो कॉन्सेप्ट सीख चुका है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि बच्चे का हर कॉन्सेप्ट चेक किया जाए, बल्कि अगर उस कॉन्सेप्ट पर आधारित किसी आगे आने वाले भविष्य में या फिर आने वाले प्रश्न में उसका कॉन्सेप्ट का यूज किया गया और अगर बच्चा उसको सही उत्तर निकाल लेता है तो इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा पुराने वाले कॉन्सेप्ट को सीखा था। यही बोला जा रहा है कि हर अवधारणा को परखना आवश्यक नहीं है। अब मैं समझता हूं कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, इस वजह से ये पॉजिटिव था, क्योंकि हर अवधारणा को परखना अगर बच्चे का परखने लगे तो बेवजह आपका समय व्यतीत होगा। उस अवधारणा पर आधारित अनेक प्रश्न बच्चे को आकलन के लिए दिया जा सकता है, जिसके माध्यम से
बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये विकल्प बिल्कुल सही था कि हर अवधारणा को परखना आवश्यक नहीं है और ये हो भी नहीं सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी पॉजिटिव था, यानी सी और डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हुआ। दोस्तों, गणित और विज्ञान पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी के साथ साथ प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।